एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वायु से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वायु से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटा गया है, अपरदनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। अपरदनात्मक स्थलाकृति उसे कहते हैं कि जब वायु अपने साथ असंगठित व जो कोमल चट्टानें होती है उनको उड़ाकर जब अपने साथ ले जाती है तो अपरदन के परिणाम स्वरूप जो एक नई स्थलाकृति या लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है तो उसे अपरदनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और जब वायु अपने साथ जिन सेल चूर्ण को उड़ाकर ले जाती है तो उनको किसी अन्यत्र स्थान पर जमा कर देती है, तो जमा करने से भी एक नई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो उसे निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृति की। तो अपरदनात्मक स्थलाकृति में सबसे पहले है वात गर्त या अपवाहन बेसिन। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ढीली व असंगठित और कोमल जो चट्टानें होती है तो जब वायु अपने साथ उनको उड़ाकर ले जाती है तो एक गर्त का निर्माण होता है और उस गर्त को ही वात गर्त या अपवाहन बेसिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वात गर्त। कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब वायु अपने साथ ढीली व असंगठित सेल चूर्ण को उड़ाकर ले जाती है तो उससे निर्मित होने वाले गर्त को ही वात गर्त या अपवाहन बेसिन कहा जाता है। सेकंड जो है वो है लैंडफॉर्म्स द्वीपभगिरी या इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जब वायु अपने साथ जब कोमल व असंगठित चट्टानों को उड़ाकर ले जाती है और जो कठोर चट्टानें हैं वो जब टीले नुमा आकार में शेष रह जाती है तो उसे ही इंसेलबर्ग या द्वीपभगिरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब वायु अपने साथ ढीली और जो असंगठित चट्टानें हैं उन्हें उड़ाकर ले जाती है तो कठोर चट्टानें जब एक टीले नुमा आकृति में शेष रह जाती है तो उसे ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग जो शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है द्वीप। क्योंकि ये जो इंसेलबर्ग है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में एक द्वीप की भांति प्रतीत होते हैं। जैसे सागरों में द्वीप होते हैं ना, तो उसी तरह से ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक द्वीप की भांति प्रतीत होते हैं, इसीलिए इसे द्वीपभगिरी या इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्योंकि जो इंसेलबर्ग है इसके निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोनहार्ट। तो बोनहार्ट ने इनके बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था, इसलिए इंसेलबर्ग को बोनहार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म्स है वो है छत्रकशिला या मशरूम रॉक। छत्रकशिला या मशरूम रॉक किसे कहते हैं? कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जब ऊपर की तरफ यदि मान लीजिए कठोर चट्टान है और नीचे की तरफ कोमल चट्टान है और आसपास भी इसके कोमल चट्टान है, तो जब कोमल चट्टानों को जब वायु अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे क्या है कठोर प्रतिरोधी सेल है और नीचे की तरफ कोमल सेल है, तो नीचे की तरफ जो वायु है वो अधिक कटाव करेगी और जिस तरह से मशरूम होती है कुछ उस आकार में एक लैंडफॉर्म का निर्माण होगा जिसे छत्रकशिला या मशरूम रॉक कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब ऊपर की ओर क्या है कठोर या प्रतिरोधी सेल है और नीचे की तरफ कोमल सेल है और इसके आसपास अगल बगल में भी जो कोमल या असंगठित सेलें हैं वो है, तो जब आसपास की जो सेलें हैं वो वायु के द्वारा उड़ा ली गई है और इसके नीचे की तरफ भी कोमल सेलें हैं, तो ऊपर का तो क्या होगा कम कटाव होगा, परंतु नीचे की तरफ अधिक कटाव होने से मशरूम की आकृति की एक संरचना या स्थलाकृति बनेगी जिसे ही छत्रकशिला कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है भूस्तंभ। भूस्तंभ किसे कहा जाता है? कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब आसपास तो क्या है कोमल चट्टानें हैं लेकिन ऊपर की तरफ कठोर चट्टानें होने से आसपास की चट्टानों का तो कटाव हो गया है, जो वायु है वो उसे अपरदित करके अपने साथ उस सेल को अपने साथ ले गई है, परंतु ऊपर की ओर कठोर चट्टान होने के कारण ये कठोर चट्टानें नीचे वाली कोमल चट्टानों को संरक्षण प्रदान कर रही है, जिसके कारण ये एक स्तंभ की भांति खड़े रह जाते हैं, जिस कारण इसे क्या है भूस्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है जुजेन। जुजेन किसे कहते हैं? कि
मेंडर। अब हम बात करेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृति कि वायु जब अपने साथ सेल्सरोन को उड़ाकर ले जाती है और अन्यत्र स्थान पर जब उसको जमा करती है तो उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियां या लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है स्तूप, वायु के द्वारा जब निक्षेपण होता है तो स्तूपों का निर्माण होता है, टिब्बों का निर्माण होता है। और ये जो टिब्बे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ या बरखान। सबसे पहले है अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर इनका निर्माण होता है। पवनानुवर्ती नाम से स्पष्ट है, पवन के अनुवर्ती यानी पवन की दिशा के समांतर ही ये क्या है, बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, जिन्हें अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। और इनका पवन के सम्मुख जो ढाल होता है वो तो मंद होता है और पवन के विमुख जो ढाल होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। और पवन की दिशा के समांतर होने के कारण जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है तो 2 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के बीच में एक खाली जगह या फिर एक रास्ता रह जाता है जिसे कॉरिडोर कहा जाता है। और सहारा मरुस्थल में जिसे गासी नाम से जाना जाता है। और यही जो मरुस्थलीय कॉरिडोर है इसी से होकर ऊंटों के काफिले चलते हैं जिसे कारवा कहा जाता है। नेक्स्ट जो बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो अनुदैर्ध्य था इसमें हवा की दिशा के समांतर बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इसमें हवा की दिशा के समकोण पर जो बालू का स्तूप है वो बनते हैं। तो हवा की दिशा के समांतर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। लास्ट जो है वो है बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप किसे कहते हैं कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में चापाकार या नवचंद्राकार रूप में जब बालू का स्तूपों का निर्माण होता है तो उसे बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। और इनका पवन के सम्मुख ढाल उत्तल होता है और पवन के विमुख ढाल अवतल होता है। नेक्स्ट जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति है वो है लोयस। वायु के द्वारा जब मिट्टी लाकर जमा कर दी जाती है तो इस तरह के जमाव को ही लोयस कहा जाता है जो कि कई किलोमीटर की दूरी में होता है। और जो लोयस है इसमें किसी भी प्रकार की परत है वो नहीं पाई जाती है। और लोयस के जो उदाहरण है वो आपको मंगोलिया, चीन में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है उर्मिकाएं। उर्मिकाएं किसे कहते हैं ये तो आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जिस तरह से सागरों या समुद्रों में जो लहरें होती है उसी तरह मरुस्थलों में भी जब हवाएं जो सेल्सरोन या मिट्टी लाकर जमा करती है तो टिल्लों के ऊपर या फिर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर एक लहरनुमा जो आकृति है वो उभरी हुई दिखाई देती है जिसे ही उर्मिकाएं कहा जाता है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम वायु से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जाना। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में एक